मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्ची देखते हैं जो कि अपने सपनों से बहुत परेशान थी। उसके फादर उसे आके कहते हैं कि क्या तुमने फिर से वही सपने देखे? तो ये बच्ची बताती है कि हाँ, मैंने फिर से वही सपना देखा जिसके अंदर कैट है जो कि वेस्ट कोट पहनती है, डोडो बर्ड है और भी बहुत सारे जानवर है जो कि बात कर रहे हैं। क्या डैड, आपने ऐसा कभी देखा है कि कैट स्माइल करती है या बात करती है? तो एलिस के फादर बोलते हैं कि ऐसे सपने मुझे कभी नहीं आए हैं। खैर जाने दो, तुम सो जाओ और अपना ध्यान रखो। जिसके बाद में कहानी 13 साल आगे निकल जाती है और एलिस अब एक बड़ी लड़की बन चुकी थी जिसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पे एलिस की मॉम एलिस को बताती है कि तुम्हें कैसे एडिकेट के साथ में रहना पड़ेगा, तुम्हें भी कुछ समय बाद एक बड़ी फैमिली का हिस्सा बनना है। लेकिन एलिस को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। यहाँ पे एलिस और उसकी मॉम एक बड़ी रॉयल पार्टी में पहुँचते हैं जहाँ पे सभी लोग इनका वेट कर रहे थे। हम देखते हैं कि ये पार्टी एक लैड एस्कॉट नाम के आदमी की थी जो कि एलिस के फादर के दोस्त भी थे। यहाँ लैड एस्कॉट के बेटे का नाम हैमिश था जो कि एलिस से शादी करने के लिए आज उसे प्रपोज करने वाला था। यहाँ कुछ लड़कियाँ आके एलिस को बता भी देती है कि तुम्हें आज हैमिश प्रपोज करने वाला है। और आखिर एक टाइम ऐसा आता है जब हैमिश वेडिंग के लिए एलिस से पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? तो एलिस कहती है कि मुझे 1 मिनट का टाइम दो, क्योंकि काफी देर से एलिस को एक रैबिट दिखाई दे रहा था। एलिस उसी रैबिट के पीछे भागते हुए काफी दूर तक पहुँच जाती है और एक समय के बाद में वो एक खड्डे में गिर जाती है जो कि बहुत लंबा था। वो काफी सामानों से टकराती है और फाइनली एक जगह पे जाके रुक जाती है। लेकिन वहाँ पे हर दरवाजा बंद था। वो दरवाजों को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलते हैं। तब वहाँ पे उसे एक चाबी मिलती है, लेकिन वो दरवाजा इतना छोटा था कि एलिस उसमें से बाहर नहीं निकल पाती है। वहाँ टेबल पे उसे एक बॉटल मिलता है जिसपे लिखा था ड्रिंक मी। एलिस जैसे ही उस पानी को पीती है तो एलिस बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन अब एलिस इतनी ज्यादा छोटी थी कि वो उस चाबी से दरवाजा नहीं खोल पाएगी। एलिस जब छोटी हो जाती है तो उसके सामने केक का एक पीस रखा था। जब एलिस उसे खाती है तो वो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वो उस दरवाजे से कभी बाहर नहीं निकल पाती। इसी कारण एलिस को फिर से वही पानी पीना पड़ता है जिसे उसने पहले पिया था। और वो पानी पीते ही अब एलिस बहुत छोटी हो चुकी थी। जिसके बाद में एलिस चाबी लेके उस दरवाजे से बाहर निकल आती है और फाइनली एलिस एक ऐसी दुनिया में पहुंचती है जिस जगह का नाम था वंडरलैंड। ये दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। यहाँ पे कुछ क्रीचर्स एलिस के सामने खड़े थे जो कि एलिस को बताते हैं कि तुम वो एलिस नहीं हो जिसे हमें लेके आना था। तो एलिस बताती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वो एलिस हूँ या नहीं हूँ? ये मेरा सपना है, इसी कारण मैं तुम्हें कहती हूँ कि मैं ही एलिस हूँ। यहाँ एक छोटा सा चूहा आके एलिस को भविष्यवाणी बताता है। वो भविष्यवाणी कैलेंडर में लिखी थी कि एक दिन फ्रेपिचस डे आएगा जिस दिन तुम जबरदस्ती को मारोगी। ये एक ऐसा ड्रैगन है जिसे सिर्फ तुम ही मार सकती हो, वो भी एक ऐसे स्वॉर्ड से जो कि व्हाइट क्वीन की स्वॉर्ड है। ये बातें सुन के तो एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम सही कह रहे थे, मैं वो एलिस नहीं हूँ जिसकी तुम लोगों को तलाश थी। लेकिन तभी यहाँ पे अलग अलग से क्रीचर आने लग जाते हैं और वो सभी लोग एलिस के पीछे भागने लगते हैं। यहाँ बाकी सारे लोग तो छुप जाते हैं लेकिन एलिस यहाँ खड़ी हो जाती है और सोचती है कि ये सारा मेरा ड्रीम है और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे वो छोटा सा माउस आके उस बड़े से क्रीचर पे बैठ के उसकी आँख निकाल देता है। तभी एलिस को भागने का टाइम मिल जाता है और एलिस भागती भागती बहुत दूर निकल आती है। लेकिन जो लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए पहुँचे थे वो यहाँ से सारे के सारे क्रीचर्स को बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से रेड कैसल के अंदर जहाँ पे रहती थी रेड क्वीन और उसका सर इतना ज्यादा बड़ा था जो कि एक विच की जैसे दिखाई दे रहा था। वो अपने काम करने वाले सभी लोगों को बहुत परेशान करती थी और उन्हें बुरी सी बुरी सजा भी दिया करती थी। यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम स्टेन था। वो रेड क्वीन का असिस्टेंट भी था और इसी के साथ उसका हस्बैंड भी था। वो आके बताता है कि एलिस वंडरलैंड में पहुँच चुकी है। इसी कारण रेड क्वीन वहाँ पे अपने डॉग को बोलती है कि जाके उसे ढूंढ के लेके आओ। यहाँ एलिस अकेली जंगलों में घूम रही थी जहाँ पे उसके सामने वही कैट आ जाती है जिसका ड्रीम वो बचपन से देखती हुई आई थी। ये कैट एक मैजिकल कैट थी जो कि बार बार में डिसअपियर भी हो रही थी और साथ ही साथ में स्माइल भी कर रही थी। ये कैट एलिस को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहती है और इसके बाद में एलिस वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसे जाना चाहिए था। यहाँ पे उसे मिलता है हैटर और इसी के साथ कुछ और क्रीचर भी मिलते हैं। हैटर एलिस से मिलकर बहुत खुश हो जाता है और वो बताता है कि मैं एलिस को कहीं से भी पहचान सकता हूँ, ये हमारी ही एलिस है। लेकिन एलिस हैटर को मना करती है कि मैं एलिस नहीं हूँ, बल्कि तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो कोई और है। तभी यहाँ पे हैटर के सामने वो सारे लोग आ जाते हैं जो कि रेड क्वीन के थे और पूछने लगते हैं कि क्या हैटर तुमने एलिस नाम की लड़की को यहाँ देखा है? तो हैटर एलिस को छुपा देता है और कहता है कि मैं किसी एलिस को नहीं जानता हूँ। उन लोगों के जाने के बाद में वो एलिस को अपनी कैप के ऊपर बिठा के
काफी दूर ले जाता है और बोलता है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो ये लोग हमें ढूंढ लेंगे। तो एलिस पूछती है कि आखिर मुझे सारी बात बताओ कि आखिर रेड क्वीन कौन है और तुम सभी लोग उससे क्यों भाग रहे हो। तब हैटर एलिस को सारी बात बताता है कि वंडरलैंड एक बहुत ही अच्छी जगह हुआ करती थी, जहाँ पे व्हाइट क्वीन सभी लोगों पे राज किया करती थी। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक इंसान खुश नहीं था, जो कि थी रेड क्वीन। वो व्हाइट क्वीन की बड़ी बहन है और वो फेब्रुचस डे के दिन पे अपने जबरवेस्की को साथ लेके आई थी। जबरवेस्की उसका पेट ड्रैगन है, जिसने हमारे पूरे वंडरलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने हर जगह आग लगा दी और कोई भी नहीं बचा। इसी के साथ रेड क्वीन व्हाइट क्वीन की अपनी स्वॉर्ड भी साथ ले गई। उस दिन से वंडरलैंड में कोई खुशियाँ नहीं आई। ये सारी बात बताने के बाद में हैटर एलिस को अपनी हेड पे बिठाता है और नदी की दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें जाना है व्हाइट क्वीन के पास में। दूसरी तरफ से एलिस देखती है कि हैटर को रेड क्वीन के लोग अरेस्ट करके ले जा चुके हैं। रात होने पे एलिस इसी हेड के नीचे सो जाती है। अगली सुबह देखती है कि वही डॉग उसे सूंघता हुआ पहुंच जाता है, जहाँ पे एलिस उस डॉग को डांटती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये डॉग यहाँ पे एलिस को बताता है कि मेरी पूरी फैमिली को रेड क्वीन ने अपने पास में रख रखा है, मुझे ये काम ना चाहते हुए भी करना पड़ा। एलिस कहती है कि मुझे हैटर को बचाना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझे रेड क्वीन के कैसल में लेके जाओ। तो ये डॉग यहाँ पे मना करता है कि वहाँ जाना खतरनाक होगा। तो एलिस कहती है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जिसके बाद में एलिस इस डॉग पे बैठ के पहुँच जाती है रेड क्वीन के कैसल में, जहाँ पे वो देखती है कि रेड क्वीन यहाँ पे बर्ड्स और बाकी एनिमल्स के साथ में गेम खेल रही थी और उन्हें हार्म भी पहुँचा रही थी। यहाँ पे एक रैबिट एलिस के सामने आता है। तो एलिस कहती है मैं बाहर कैसे जाऊंगी, क्या तुम्हारे पास में वो केक का पीस है। एलिस वो केक का पीस खाने के बाद में नॉर्मल साइज से भी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है और तभी रेड क्वीन की नजर पड़ जाती है एलिस पे और वो एलिस से पूछती है कि तुम कौन हो। तो एलिस बताती है कि मैं एम्ब्रिज से आई हूँ, मेरा सर इतना बड़ा है कि मुझे वहाँ कोई भी पसंद नहीं करता है और मैंने सुना है कि आप यहाँ पे उन सभी लोगों की मदद करती है जिनका शरीर अच्छा नहीं होता। तो रेड क्वीन कहती है कि ऐसे लोगों की मेरे घर में बहुत जगह है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। जहाँ पे रेड क्वीन एलिस को ड्रेस भी देती है और अपने साथ बिठा लेती है एंटरटेनमेंट के लिए। जिसके बाद में रेड क्वीन अपने सामने हैटर को बुलाती है उसे पनिशमेंट देने के लिए। वो पूछती है कि बताओ एलिस कहाँ पे है। तो हैटर मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपनी बातों में रेड क्वीन को फंसा लेता है और बोलता है कि व्हाइट क्वीन के लिए मैंने बहुत अच्छी हैट्स बनाई है, मैं आपके लिए भी बहुत अच्छी हैट्स बना सकता हूँ जिसमें आप बहुत अच्छी लगेंगी। ये बातें सुन के रेड क्वीन हैटर को हेड बनाने के लिए हाँ कर देती है। वो डॉग पहुँचता है व्हाइट क्वीन को बताने के लिए कि एलिस हमारे बीच में पहुँच चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि एलिस को ढूंढने के लिए रेड क्वीन अभी भी बहुत कोशिशें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एलिस पहुँचती है हैटर के पास में और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो हैटर बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मैं यहाँ पे रह के पागल हो जाऊंगा। तो एलिस बस उसे थोड़ा शांत करती है और कहती है कि हम लोग यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे, बस मुझे करना क्या है ये बताओ और कहाँ जाना है। जिसके बाद में वहाँ के क्रीचर एलिस को वही कैलेंडर दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले स्वॉर्ड लेनी पड़ेगी और वो स्वॉर्ड कहाँ पर होगी ये बात हमें पता है। वहाँ से एलिस उसी जगह पे पहुँचती है जहाँ पे वो बड़ा सा क्रीचर था जिसने एलिस पे पहले भी अटैक किया था। उस क्रीचर को देख के एलिस सबसे पहले तो उसकी आंख उसे वापस लौटा देती है। इसी कारण वो क्रीचर वहाँ पे शांत हो जाता है और वो देखती है कि सामने बॉक्स के अंदर स्वॉर्ड रखी है, लेकिन एलिस इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वहीं सो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ रेड क्वीन को हैटर्स की बनाई हुई एक भी हैट पसंद ही नहीं आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होने पे एलिस की आंखें खुलती है, लेकिन ये क्रीचर एलिस को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाता है बल्कि उसके ही वुंड्स को ठीक कर देता है। यहाँ पे एलिस उस क्रीचर के गले से चाबी लेके स्वॉर्ड अपने साथ ले जाती है, लेकिन तब तक रेड क्वीन को हर चीज पता चल चुकी थी। एलिस यहाँ पे सभी लोगों से फाइट करने के लिए आगे आती है और तभी वो बड़ा सा क्रीचर बाहर आके एलिस की मदद करता है और एलिस को अपने ऊपर बैठा के बाहर ले जाता है। जिस बात से रेड क्वीन अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। यहाँ पे आखिरकार एलिस बिल्कुल सेफली पहुँच जाती है व्हाइट क्वीन के पास में और उन्हें उनकी स्वॉर्ड वापस दे देती है। यहाँ पे एलिस को उसके नॉर्मल शेप में लाने के लिए व्हाइट क्वीन उसे वही मैजिकल वाटर देती है जिसे पी के एलिस अपने शेप में वापस आ चुकी थी। यहाँ रात होने पे एलिस से एप्सलम मिलते हैं जो कि एक कैटरपिलर है और एलिस को बताते हैं कि जबरदस्ती से सिर्फ वो ही लड़ सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि हैटर को एक जेल में बंद कर रखा था और तभी यहाँ पे वो मैजिकल कैट आ जाती है जो कि हैटर को उसकी मदद करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हैट पहन लूंगी। यहाँ अगले सुबह रेड क्वीन अपने सामने हैटर को बुलवाती है क्योंकि उसे उसकी गर्दन कटवानी थी, लेकिन जैसे ही हैटर की गर्दन काटी जानी थी कि तभी यहाँ पे हैटर गायब हो जाता है क्योंकि वो तो मैजिकल कैट थी और उसके सर पे अब कैप रखी थी। यहाँ रेड क्वीन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसके पीछे हैटर आ खड़ा होता है और वो बताता है कि तुम्हारे साथ में
जितने भी लोग हैं वो सारे झूठे हैं, ये सब लोग तुमसे डरते हैं। और हैटर यहाँ पे रेड क्वीन को बताता है कि यहाँ पे किसी की कान नकली है तो किसी की नाक नकली है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पे खुद को बदसूरत बना के रख रखा था, क्योंकि रेड क्वीन का सर भी इतना बड़ा था कि वो खुद भी बहुत अगली थी। यहाँ पे हैटर ने सभी लोगों को रेड क्वीन की बात मानने से मना कर दिया था और कोई भी जनाब रेड क्वीन के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट क्वीन और एलिस साथ में खड़े थे, जहाँ व्हाइट क्वीन को पता चलता है कि हैटर और उसके बाकी सारे साथी रेड क्वीन से बच के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एलिस इन सभी लोगों से मिलके बहुत खुश थी और साथ ही साथ वो डॉग भी अपनी फैमिली से मिलके बहुत खुश हो जाता है। अब वो दिन आ चुका था जब ये तय किया जाना था कि व्हाइट क्वीन की तरफ से रेड क्वीन से कौन लड़ेगा। सभी लोग सामने आते हैं, लेकिन तब फिर से भविष्यवाणी का कैलेंडर खोला जाता है जिसमें लिखा था कि सिर्फ एलिस ही है जो कि जबरदस्ती को मार सकती है। एलिस व्हाइट क्वीन से पूछती है कि आप उसे क्यों नहीं मार सकती हैं? तो व्हाइट क्वीन बताती है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ होगा, क्योंकि कोई भी प्रिंसेस ऐसा काम नहीं कर सकती है। ये बात सुन के एलिस डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तब यहाँ उसके सामने एब्सलम थे जो कि एलिस को बताते हैं कि जो ड्रीम्स तुम्हें आया करते थे वो ड्रीम्स नहीं बल्कि मेमोरीज हैं, तुम बचपन से यहाँ आया करती थी। तब जाके एलिस को पता चलता है कि इतने साल जो उसने ड्रीम देखे थे वो सारी ड्रीम्स नहीं है बल्कि वो वंडरलैंड में बचपन से ही आया करती थी। और अब आखिर प्रेपेचस वाला दिन आ चुका था जिस दिन रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन के बीच में फाइट होनी थी। व्हाइट क्वीन अपनी तरफ से एलिस को आगे बढ़ाती है और रेड क्वीन अपनी तरफ से जबरदस्ती को नींद से जगा देती है जो कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन था। आखिर एलिस और उस बड़े से ड्रैगन के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और इसी के साथ में बाकी लोगों के साथ में भी वॉर शुरू हो जाती है, जहाँ एलिस जबरदस्ती से बचती हुई इधर उधर भाग रही थी, लेकिन आखिरकार वो उस ड्रैगन का गला काट देती है और भविष्यवाणी सच हो जाती है, जहाँ पे सारी वॉर एक ही बार में रुक जाती है। इसके बाद में व्हाइट क्वीन को अपना क्राउन मिल जाता है और वो रेड क्वीन और इसी के साथ में स्टेन को वंडरलैंड से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देती है और कहती है कि तुमसे ना तो कोई बात करेगा ना ही तुमसे कोई मिल सकता है। स्टेन यहाँ पे रेड क्वीन को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो रेड क्वीन के साथ में कभी नहीं रह सकता था। आखिरकार अब एलिस के पास ऑप्शन था कि वो या तो यहाँ रहे या फिर अपनी दुनिया में वापस चली जाए। तब यहाँ पे व्हाइट क्वीन ड्रैगन का ब्लड इकट्ठा कर लेती है और बोलती है कि ये ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट है। हैटर यहाँ पे एलिस को बोलता है कि तुम हमारे साथ में क्यों नहीं रुक सकती? तो एलिस कहती है कि मेरी भी एक दुनिया है जहाँ मुझे रहना पड़ेगा। जिसके बाद में एलिस ड्रैगन का ब्लड पी के अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। वंडरलैंड के अंदर ये सारी बातें हुई बहुत समय निकल चुका था, लेकिन हमारी दुनिया यानी कि एलिस की दुनिया में सिर्फ कुछ ही पल निकले थे, जहाँ एलिस भाग के आती है उसी पार्टी के अंदर जहाँ हैमिश अभी भी एलिस का वेट कर रहा था कि वो हाँ कहेगी या ना कहेगी, जहाँ एलिस को हैमिश कभी भी पसंद नहीं था और वो हैमिश को मना कर देती है शादी के लिए। इसी के साथ लैड एस्कॉट को बोलती है कि मुझे तो आपके साथ में बिजनेस करना है। लैड एस्कॉट हमेशा से ही एलिस को एक इंटेलिजेंट लड़की मानते थे, जहाँ एलिस कहती है कि मेरे फादर बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, तो क्यों ना हम सभी लोग मिलकर चाइना जाएं और वहाँ पे अपना बिजनेस फैलाएं। ये बात सुन के लैड एस्कॉट बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बात पहले हम लोगों ने क्यों नहीं सोची। और आखिर में एलिस अब अपनी बात सभी से मनवा ही लेती है और वो अपने शिप्स लेके निकल पड़ती है चीन के साथ में बिजनेस करने के लिए। और गाइस इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप